यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछ रहा है कि क्या रिफ्लेक्शन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल सकती है अगर लाइट हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की तरफ जाए। मतलब आप पहले ये सिचुएशन समझिए। जनरली जब हम पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, मतलब जब हम ब्रेविस्टर्स लॉ लिखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक अनपोलराइज्ड लाइट को मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ भेजते हैं और डेरिवेशन के अंदर जनरली हम ये कंसीडर करते हैं कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो जब हम अनपोलराइज्ड लाइट को यहाँ भेजेंगे तो क्या होगा, इस लाइट में से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होगी और एक ऐसी सिचुएशन बन जाए जब रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के अंदर एंगल 90 डिग्री का बन जाता है। उस समय जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है और उस समय ये जो एंगल होगा, इस एंगल को पोलराइजेशन एंगल कहते हैं। क्लियर? तो उस सिचुएशन में हमारे पास ये रिजल्ट आता है, टेंजेंट ऑफ दिस पोलराइजिंग एंगल और ब्रेविस्टर एंगल एंड दैट इज इक्वल टू n2 by n1। तो वो अब हमसे यहाँ पे कह रहा है कि अगर अब लाइट इधर से इधर जाए, मतलब डेंसर से रेयर के अंदर जाए, तो क्या हमको अब भी रिफ्लेक्शन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल सकती है? तो इस बात को समझने के लिए हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो सारी की सारी लाइट वापस इसी डेंसर मीडियम में आ जाती है जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाने की कोशिश कर रही होगी। तो यहाँ पे देखें कि सपोज ये जो एंगल है, ये एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कम है, तो उस सिचुएशन में लाइट जो है वो पार्शली रिफ्रैक्ट होगी और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होगी और कोई भी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी। क्लियर? तो जब हम लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ भेजना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है इससे हमें पोलराइजेशन मिले, तो हमें इस एंगल को क्रिटिकल एंगल बनने से बचाना होगा। अदरवाइज सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और जो हमारा कंसेप्ट है कि रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में जब एंगल ऑफ 90 डिग्री होगा तो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड मिलेगी। क्लियर? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इस एंगल को क्रिटिकल एंगल से बनने से बचाना है, या अगर हम इस एंगल को क्रिटिकल एंगल से कम रखें उस सिचुएशन के अंदर ही हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो देखते हैं कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखें कि हमने एक अनपोलराइज्ड लाइट को यहाँ से भेजा डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ, तो कुछ लाइट पार्शली क्या हुई, रिफ्रैक्ट हो गई, बाहर निकल गई। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो लाइट है, ये वाली जो लाइट, क्लियर, ये वाली जो लाइट है, दैट लाइट इज पार्शली पोलराइज्ड। यहाँ पे देखिए, एंड दैट लाइट हैज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। दूसरा, अब हम इसी कंडीशन को यहां पे लगाते हैं इस सिचुएशन में। तो जब इस रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के अंदर एंगल 90 डिग्री का हो गया और हम ये मान लेते हैं कि ये वाली लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। क्लियर? तो शो भी कर रखिए यहाँ पे कि ये लाइट पोलराइज्ड लाइट है और मान लें कि ये एंगल जो है, लेट दिस एंगल इज IP डैश। Now this angle should be less than the critical angle, ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको, for polarization through reflection। तो एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन हमारे पास ये है इस सिचुएशन के लिए, दैट साइन ऑफ IC क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 by n2 by n1, या इसको ऐसे करके लिख सकते हैं n1 by n2। क्लियर? और अगर अब हम जब लाइट यहां से डेंसर से रेयर में जा रही है, क्लियर,
तो एज पर द ब्रिविस्टर्स लॉ अगर हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, टेंजेंट आईपी, लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही थी, N1 से N2 में जा रही थी, तो दैट वाज N2 by N1। यहाँ पे लाइट N2 से N1 में जा रही है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं N1 by N2। क्लियर। अब ये जो N1 by N2 वैल्यू है ये इस एंगल से भी मिल रही है हमें, इस एंगल का टेंजेंट, और यही N1 by N2 वैल्यू हमें साइन के इस एंगल से भी मिल रही है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये पता है कि अगर हम टेंजेंट के किसी एक एंगल की वैल्यू सेम एंगल की वैल्यू पे साइन के साथ लें तो टेंजेंट की सिचुएशन में वैल्यू ज्यादा आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 45 डिग्री एंगल की बात करूं तो टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री 1 होता है और साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होगा, 1/√2, जो कि टेंजेंट की वैल्यू से क्या होगा, कम होगा। तो इस सिचुएशन पे एक गिवन एंगल पे क्या होगा, जो वैल्यू आएगी वो साइन की वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि अब इसको देखें कि हमें वैल्यू तो सेम चाहिए, हमें वैल्यू तो सेम चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस एंगल को छोटा चूज करें और इस एंगल को बड़ा चूज करें तो हमें सेम वैल्यू मिल सकती है। मतलब क्या कि अगर आईपी दोनों सिचुएशन में देखें N1 में N2 सेम है। क्लियर। तो सेम वैल्यू के लिए, सेम रिजल्ट के लिए आईपी डैश आईसी से कम ही होगा इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये एंगल है ये कभी भी क्रिटिकल एंगल नहीं होगा। क्लियर। तो उस सिचुएशन में जो हमारे को रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी वो प्लेन पोलराइज लाइट होगी। क्लियर। तो ये एंगल इससे छोटा है, इसका मतलब ये सिचुएशन होगी, तो इसका मतलब हम पोलराइजेशन अचीव कर सकते हैं इससे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। क्लियर। तो अगर हम इस एंगल को आईसी से छोटा रखते रहेंगे, क्लियर, तो हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी।